Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, Growth of Nationalism, Swadeshi Movement. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. क्योंकि part 2 को properly समझना है तो part 1 देखना ज़रूरी है. बेटा part 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. part 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, लॉर्ड कर्जन एंड हिज एक्टिविटीज़. तो बेटा कौन थे लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन थे इंडिया के वाइसरॉय. कब बने थे ये वाइसरॉय? 1899 में. और कब तक ये वाइसरॉय रहेंगे? 1905 तक. ठीक है. कौन थे लॉर्ड कर्जन? इंडिया के वाइसरॉय थे. कब बने थे वाइसरॉय? 1899 में. और कब तक वाइसरॉय रहे? 1905 तक. तो बेटा ये जो लॉर्ड कर्जन थे, इनका मानना ये था कि ये जो कांग्रेस है ना, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि भारत में जितना भी आंदोलन हो रहा है, पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहा है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है. ये कौन मानते थे? लॉर्ड कर्जन. तो लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि क्रश कर दिया जाए इस बॉडी को. किस बॉडी को? कांग्रेस को. क्यों भाई? क्योंकि कांग्रेस बनी हुई थी वैनगार्ड. वैनगार्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? कर्णधार, मूल व्यक्ति या मेन ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही थी? इंडियन पॉलिटिकल एजिटेशन को लीड कर रही थी. भारतीय राजनीतिक आंदोलन, भारत में जितने भी पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहे थे उन सबको लीड करने का काम कौन कर रही थी? कांग्रेस. इसीलिए लॉर्ड कर्जन चाहते थे इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह क्रश करना, खत्म करना. क्लियर है? ऐसी स्थिति में कन्फ्रंटेशन इनएविटेबल था. क्यों इनएविटेबल था? क्योंकि भाई जो मिडिल क्लास है उसमें सोचने समझने की शक्ति आ गई है, वो एजुकेटेड भी हो गई है, तो वो क्वेश्चन तो पूछेगी ना लॉर्ड कर्जन से. कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट, है ना, फाइट. तो अब एक फाइट इनएविटेबल थी. क्यों? क्योंकि एजुकेटेड मिडिल क्लास अब अपने राइट्स को जानने लगी थी, समझने लगी थी, तो फाइट कर रही थी लॉर्ड कर्जन के साथ. ठीक है. कौन फाइट कर रही थी? एजुकेटेड मिडिल क्लास. इससे हुआ क्या बेटा? हमने देखा कि ये जो फाइट थी ना एजुकेटेड मिडिल क्लास की और लॉर्ड कर्जन की, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? बंगाल में. दिस इवेंचुअली टुक प्लेस इन बंगाल, जहाँ पर जो लीडर्स थे बहुत असर्टिव थे, छीन के लेने वाले, है ना, अंग्रेजों को अपनी जगह दिखाने वाले, असर्टिव. तो जो बंगाल में असर्टिव लीडर्स थे उन लोगों ने लॉर्ड कर्जन से सीधे कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दिया. अब लॉर्ड कर्जन बहुत ज़्यादा गुस्से में कि भाई ये क्या बात हुई, अब तक मेरे सामने कोई मुंह नहीं खोलता था और अब देखो इन बंगालियों को. अब बंगाल में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने लॉर्ड कर्जन को इतना परेशान कर दिया. तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन का सबसे वर्स्ट फेस. ठीक है. सबसे आक्रमणकारी लॉर्ड कर्जन यहीं होंगे. कहाँ पर? बंगाल में. उनको लगने लगा यार ये जो यूनाइटेड बंगाल है, ये जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं बंगाली, एक तो बहुत एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, मैं तो इनको एक क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर पा रहा हूँ, और ये बहुत असर्टिव है. तो यहाँ पर सबसे बुरा रूप और बहुत ही आक्रामक रूप हम देखेंगे किसका? लॉर्ड कर्जन का. और बेटा म्युनिसिपैलिटी एक्ट था 1899 का. तो इस एक्ट को वेपन बना के काम करना किसने चालू किया? लॉर्ड कर्जन ने. अब लॉर्ड कर्जन को तो पूरी कांग्रेस को ख़त्म करना ही था, बंगाल में जो हमारे असर्टिव लीडर थे उन्हें क्रश करना ही था. तो सबसे पहला काम लॉर्ड कर्जन ने किया, एक एक्ट को यूज़ वेपन की तरह. कौन सा एक्ट? म्युनिसिपैलिटी एक्ट ऑफ 1899. इसके थ्रू उन्होंने अपने अटैक को स्टार्ट किया. इस एक्ट के थ्रू उसने क्या किया? जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके नंबर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया. किस में? कलकत्ता कॉरपोरेशन में. ठीक है. कि भाई अब उतने मेंबर इलेक्ट होके नहीं जाएंगे जितने पहले जाते थे, अब कम मेंबर जाएंगे. इस केस में हुआ क्या? इसने किसके इंटरेस्ट को सर्व किया? यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी. ठीक है. हम इंडियंस के मेंबर्स को कम करके किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे लॉर्ड कर्जन? अपने यूरोपियन भाइयों के. किसके इंटरेस्ट को? यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को. ये जो बिजनेस कम्युनिटी थी ये कंप्लेंट करती थी कि लाइसेंस मिलने में डिले होता है. ठीक है. दूसरी अदर फैसिलिटीज़ भी हमें नहीं मिलती.
तो भाई आप कुछ करो। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला अच्छा ये बंगाली ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ, चलो एक काम करता हूँ मैं, इनके नंबर को ही कम कर देता हूँ। बहुत ही खराब थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों पे अत्याचार किया, हमारे नंबर को कम कर दिया। इनका जो नेक्स्ट अटैक था वो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पर इन्होंने क्या पास करवाया, जिसके लिए इन्होंने पास करवाया यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1905। पहला अटैक किस को लेकर के किया इन्होंने, म्यूनसिपालिटी एक्ट ऑफ 1999। इसमें क्या किया इन्होंने, इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर को कम कर दिया, मतलब अब इंडियन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया। सेकंड ये कौन सा एक्ट लाया बेटा, यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, है ना। जो नेक्स्ट अटैक था वो कहाँ पर हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जब इन्होंने पास कराया यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। जो प्रीटेक्स्ट उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, वो ये था कि भाई हम स्टैंडर्ड को थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, रेस करना चाहते हैं एजुकेशन का ऑल राउंड, मतलब हम ऑल इन ऑल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 लाए हैं। पर इस एक्ट में भी जो इलेक्टेड सीनेट मेंबर्स थे, जो मोस्टली इंडियन होते थे, उनके नंबर को कम किया। जो इंडियन मेंबर्स थे सीनेट में, उनके नंबरों को इन्होंने कम कर दिया और खुद ज़्यादा डिसीजंस लेने लगे। और ये भी क्यों किया था पता, क्योंकि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसमें जो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ गई थी। वो भी बहुत सारे ऐसे काम करते थे, जैसे कभी भी इंडियन फ्लैग को लेकर के चल देना, कोई पोइट्री ऐसी लिख देना जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी। तो ये भी लॉर्ड कर्जन को जम नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया बेटा, सीनेट मेंबर्स, जो इंडियन सीनेट मेंबर्स थे, उनको कम किया यूनिवर्सिटी में। अब सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो किसके पास आ गई, ब्रिटिशर्स के पास ही आ गई। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया। मेरी बात सुनो बेटा, जिसे मैं कर्जन बोल रही हूँ, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि हमने बचपन से कर्जन कर्जन ही सुना है, वो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है बेटा। ये जो यूनिवर्सिटी एक्ट था ना 1904 का, इसके अगेंस्ट में कंट्री वाइड एजुटेशन स्टार्ट हो गए। बेटा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कर्जन इतना कुछ कर रहे थे तो हम इंडियंस क्या कर रहे थे। तो बेटा हम इंडियंस भी बहुत कुछ कर रहे थे। उस टाइम सतीश चंद्र मुखर्जी ने बनाई द डॉन सोसाइटी। आपकी बुक में DOWN स्पेलिंग है, पर ऑलमोस्ट बहुत सारी बुक्स में मैंने इसकी स्पेलिंग पढ़ी है DAWN, ठीक है। तो ये जो डॉन सोसाइटी थी जो 1902 में बनी, इसने राउस्ट किया। राउस्ट का मतलब क्या होता है, जगाया। किसकी भावना को जगाया, यूथ के अंदर, हमारे नव युवकों के अंदर पेट्रियाटिक फीलिंग को, देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया डॉन सोसाइटी ने, जो कब बनी, 1902 में। किसने बनाई, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। नाउ स्कीम ऑफ पार्टीशन। तो बेटा ये जो प्रेसिडेंसी थी ना बंगाल की, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी उस टाइम का। बंगाल तो था ही था इसमें, पर इसमें ओरिजिनली बिहार भी होता था, उड़ीसा होता था, असम होता था। तुम सोचो आज का बंगाल जो हमारे पास है वही इतना बड़ा स्टेट है, तो उस टाइम का बंगाल आज का बांग्लादेश भी कवर करता था, ठीक है, उड़ीसा भी कवर करता था, बिहार भी कवर करता था, असम भी कवर करता था। तो सोचो कितनी बड़ी प्रेसिडेंसी होती थी, है ना। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, कौन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कर्जन। जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उन्होंने सोचा कि अगर इस प्रोविंस के, इस स्टेट के साइज़ को हम छोटा कर दें तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि भाई हम किसी DM को अपॉइंट करेंगे, किसी कलेक्टर को अपॉइंट करेंगे, कुछ पुलिस चौकियाँ बनाएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा छोटा प्रोविंस होगा उतना ज़्यादा हमें इजी होगा उसको मैनेज करना, ऐसा ब्रिटिश अथॉरिटी का कहना था या सोचना था, मान लेंगे हम, पर ऐसा एक्चुअल में था नहीं। तो जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसने सोचा कि अगर हम प्रोविंस के, इस स्टेट के साइज़ को छोटा कर दें तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव
इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, है ना, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मिल जाएगी, हम प्रॉपर वे में इसको मैनेज कर लेंगे। तो जो असम था उसे सेपरेट कर दिया गया बंगाल से 1874 में। एंचलेट प्रीडोमिनेंटली बंगाली स्पीकिंग एरिया था, उसे भी जोड़ दिया उसी में, ठीक है। जबकि ये बंगाली स्पीकिंग एरिया था तो इसे जुड़ना तो बंगाल के साथ चाहिए, पर इसे किसके साथ जोड़ दिया? असम के साथ। असम कब सेपरेट कर दिया गया था बेटा बंगाल से? 1874 में। और शलेट जो कि प्रेडोमिनेंटली बंगाली स्पीकिंग एरिया था उसे भी असम को दे दिया गया। अच्छा बेटा, अगर हम सच में साइज़ को देखें तो हाँ, बहुत ज़रूरी था कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया जाए। तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। भाई बहुत ही बड़ा साइज था यार। तो 1903 में रिशले जो सेक्रेटरी होते हैं होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एक प्लान बनाते हैं कि चलो हम बंगाल को इस तरीके से पार्ट या इसका इस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, 1903 में होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कौन थे? रिशले। और उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस तरीके से हम बंगाल के पार्टीशन को कर सकते हैं। प्लान पूरा बना लिया। लॉर्ड कर्जन ने और फ्रेशर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम बंगाल के। उन दोनों ने ही फेवर किया रिशले प्लान का कि भाई रिशले ने अच्छा प्लान बनाया, इस तरीके से हम बंगाल को डिवाइड कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, देखो लॉर्ड कर्जन तो वायसरॉय हुए इंडिया के, तो फ्रेशर कौन थे? फ्रेशर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। रिशले थे होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। लॉर्ड कर्जन उस टाइम में थे वाइसरॉय। और फ्रेशर कौन थे बेटा? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। इन तीनों की हाथ बंगाल के पार्टीशन के लिए प्लान बनाया। रिशले ने, फेवर किया लॉर्ड कर्जन और फ्रेशर ने। लॉर्ड कर्जन ने टूर किया असम का, ईस्ट बंगाल का, और मुस्लिम से सपोर्ट मोबिलाइज करने की कोशिश की, मुस्लिम्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की, ठीक है, कि भाई जब हम इस पार्टीशन प्लान को इम्प्लीमेंट करें तो कोई तो हमारा सपोर्ट करे। तो इस तरीके से बहुत बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को चुप करने के लिए हम चॉकलेट दे देते हैं ना, तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस दिए किसने? कर्जन ने। किसको? मुस्लिम्स को। इस लाइन को मैं फिर से रीड कर रही हूँ बेटा, समझना। देखो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने टूर किया असम का, ईस्ट बंगाल का, किस लिए? जिससे मुस्लिम्स के सपोर्ट को ये मोबिलाइज कर पाए, है ना। उस एरिया में ईस्ट बंगाल में, असम में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनके सपोर्ट को हासिल करने के लिए टूर किया लॉर्ड कर्जन ने, है ना, जिससे कि वो पार्टीशन प्लान को इजीली इम्प्लीमेंट कर पाए। इन्होंने ढाका में, आज का ढाका, उसमें स्पीच दी, ठीक है, जो कैपिटल है किसका? बांग्लादेश का। बेटा आज का ढाका, ठीक है, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश का, पहले से क्या कहते थे? ढाका। तो ढाका मतलब आज का कैपिटल किसका? बांग्लादेश का। वहाँ पर लॉर्ड कर्जन एक स्पीच दे रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं लोगों को। उनका उद्देश्य, उनका ऑब्जेक्ट ये है कि वो मुस्लिम्स की लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव कर पाएँ। मतलब ऑल इन ऑल अब लॉर्ड कर्जन कैसे खेल रहे हैं? देखो, वो मुस्लिमों को अपीस कर रहे हैं, मुस्लिमों को इस सपोर्ट को गैदर करने के लिए मुस्लिमों को समझा रहे हैं, भाई तुम्हारा कितना ग्लोरियस पास्ट था और कितनी ग्लोरी थी तुम लोगों के पास, और अब वो आज सब खत्म हो गई है और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी ग्लोरी को रिवाइव करूँगा, ठीक है। मुस्लिम्स बड़े खुश। ढाका के मतलब आज के ढाका के मुस्लिम सोच रहे हैं, वाह यार ये तो मसीहा आ गया, ये तो हमें हमारी खोई हुई इज़्ज़त वापस दिला देगा, है ना, सच में हमारा ग्लोरियस पास्ट था अब नहीं है। तो ये खेल खेल रहे थे कौन? लॉर्ड कर्जन। तो बेटा जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने पहले भी एक टूर किया था असम का। कब किया था? 1900 में। तो वहाँ पर उन्हें रिसीव हुआ था एक मेमोरियल, किससे? यूरोपियन टी प्लांटर्स पे।
प्लानर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लांटर्स होना चाहिए बेटा, जो टी प्लांटेशन का काम करते हैं वो। अब तो सारे टी प्लांटेशंस जो भी हो रहे हैं उनके ऑनर इंडियन हैं, पर एक टाइम ऐसा था कि एक भी प्लांटेशन प्योरली हमारा नहीं हुआ करता था। किसके थे वो? यूरोपियंस के थे, है ना। तो जब लॉर्ड कर्जन 1900 में असम गए तो वहाँ पर यूरोपियन टी प्लांटर्स ने उन्हें एक मेमोरियल गिफ्ट किया, सजेस्टिंग द क्रिएशन ऑफ बिग प्रोविंस, और उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक बहुत बड़ा प्रोविंस बना दो असम को ईस्ट बंगाल के साथ जोड़कर, ठीक है, और यहाँ पर रेलवे लाइन बना दो जिससे असम चिट्टागोंग पोर्ट जुड़ जाएं। ये जितने भी फैक्टर्स थे ये कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन के दिमाग में चल रहे थे जब वो बंगाल के पार्टीशन के डिसीजन को ले रहे थे। इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। लॉर्ड कर्जन को रिसीव हुआ एक मेमोरियल, किसने दिया? वो यूरोपियन टी प्लांटर्स ने दिया। प्लांटर्स ही होगा वहाँ 100% श्योर हूँ मैं। और उन्हें सजेस्ट किया मेमोरियल देते टाइम, लॉर्ड कर्जन से बात करते टाइम उन्हें एक राय दी या उनको एक मतलब एक प्लान उनके सामने रखा कि आप एक बिग प्रोविंस बनाओ असम को और ईस्ट बंगाल को लिंक करके, और यहाँ पर रेल लाइन डेवलप कर दो जो असम को चिट्टागोंग पोर्ट से जोड़ दे। ये सारे फैक्टर्स लॉर्ड कर्जन के दिमाग में थे जब वो बंगाल का पार्टीशन कर रहा था। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि मैडम आपने तो शुरू में बताया था कि बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, और इस बंगाल में ऑलरेडी असम, बिहार और उड़ीसा थे, तो अब क्यों ये टी प्लांटर्स असम को वापस से ईस्ट बंगाल में जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो लालो सुनो, यहाँ पर अब भी हमने पढ़ा कि असम 1874 में बंगाल से अलग कर दिया गया था, है ना। असम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874। तो अब जब 1900 में लॉर्ड कर्जन असम गए तो वहाँ के लोगों ने बोला कि आप वापस से असम और ईस्ट बंगाल को जोड़ दो, एक रेलवे लाइन बना दो जो असम से चिट्टागोंग पोर्ट तक जुड़ी हो, ठीक है। तो बेटा उस टाइम जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश सिविलियंस थे, वो कैसे जस्टिफाई कर रहे थे वो अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट उनका कहना ये था कि ये जो अनडिवाइडेड बंगाल है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, असम तो कब अलग हो गया था बेटा? 1874 में असम अलग हो गया था। तो अब बचे कौन? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो अनडिवाइडेड बंगाल है जिसके अंदर आता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है ना। अब जितना बड़ा प्रोविंस उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। इससे प्रॉब्लम होती है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। ये हमें कौन बता रहे हैं? ब्रिटिश सिविलियंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि भाई बंगाल जब तक डिवाइड नहीं होगा हम कैसे प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे? इतना बड़ा बंगाल है, इसमें बिहार भी है, इसमें उड़ीसा भी, भाई हम तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, सेकेंड क्या आर्ग्यूमेंट हमें दिया जा रहा था, कैसे हमें समझाया जा रहा था? तो जो ईस्ट बंगाल है ये बहुत दूर है, किससे? कलकत्ता से। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हैं इस प्रोविंस के, वो इस पोजीशन में ही नहीं होते हैं कि ईस्ट बंगाल को टैकल कर पाए कलकत्ता से। फिर से ध्यान से सुनो, कोलकाता तो मेन गढ़ था किसका? अंग्रेज़ों का। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमें ब्रिटिश सिविलियंस ये दे रहे हैं कि जो ईस्ट बंगाल है बहुत दूर है कलकत्ता से, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हैं जो कलकत्ता से काम करते हैं वो ईस्ट बंगाल को प्रॉपरली टैकल ही नहीं कर पाते। अगर ईस्ट बंगाल में कोई प्रॉब्लम हुई तो कलकत्ता से वहाँ तक पहुँचने में, प्रॉपर डील करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेकेंड, जो कॉस्ट था ट्रांसपोर्टेशन का, कहाँ से कहाँ तक? असम से अगर हमें चाय को कलकत्ता पोर्ट तक पहुँचाना है रेल से तो बहुत एक्सपेंसिव टास्क है ना। इस आर्ग्यूमेंट में तो खैर सच्चाई भी है, मतलब ये मियर से बताने वाली बात नहीं थी, ऐसा था भी कि भाई जब आप चाय को असम से कलकत्ता पोर्ट तक लाते हो रेल के थ्रू तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, जो मुस्लिम थे ईस्ट बंगाल के, जो आज का बांग्लादेश है, उनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में हिंदूज़ का डोमिनेशन है,
ठीक है, अगर पार्टीशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जो मुस्लिम होंगे ईस्ट बंगाल के, उन्हें फेयर चांस मिलेगा कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, उन्हें सेपरेट हाई कोर्ट मिलेगा, सेपरेट यूनिवर्सिटी मिलेगी और नई कैपिटल मिलेगी ढाका, आज का ढाका डेक्का। ठीक है, सो जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट था, जो सच में जड़ बनता है पूरे विवाद की, वो ये था कि भाई अंग्रेज कह रहे हैं कि आप हिंदू, आप सोच ही नहीं रहे हो मुस्लिम्स के बारे में। ईस्ट बंगाल में तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में हिंदू डोमिनेशन है, सारी चीज़ें कलकत्ता से एडमिनिस्टर हो रही हैं जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो एजुकेशन मुस्लिम्स को मिलना चाहिए वो तो हिंदूज़ के कारण उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। अगर हम पार्टीशन कर देंगे तो मुस्लिम्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, उन्हें फेयर चांस मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, फिर उनके पास भी उनका सेपरेट हाई कोर्ट होगा, उनके पास उनकी यूनिवर्सिटी होगी, नई कैपिटल होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे लालच वो मुस्लिम्स को देते रहे और उनके मन में ये बात भर दी कि अब आपको पार्टीशन के लिए मजबूती से खड़े होना है, हिंदूज ना कितना भी बोलें पर आपको तो पार्टीशन लेना ही है। और बेटा ये ही जो ईस्ट बंगाल है, ये ही आज का बांग्लादेश है ना। हम इस पैराग्राफ को डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, वो समझो। देखो, लॉर्ड कर्जन ने बहुत कैलकुलेटेड मूव लिया था कि भाई बंगाल को तो डिवाइड करना है, उसको एक्चुअली नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना था। जो बड़े बड़े नेशनलिस्ट बंगाल से निकल रहे थे उनकी रूट्स को ख़त्म करना था, है ना। तो उसने क्या बहाना बनाया कि मैं बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल इतना बड़ा एरिया है, इतनी लार्ज टेरिटरी है, हम लोग इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, बेटर इसको डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा तो हम इजीली मैनेज कर लेंगे। पर एक्चुअल में ये बिल्कुल भी उसका मेन मोटिव नहीं था। जो पॉलिटिकल मूव था या जो सोच थी लॉर्ड कर्जन की, वो ये थी कि मैं अगर पार्टीशन कर देता हूँ बंगाल को, आधा हिंदुओं के पास चला जाएगा, आधा मुस्लिम्स के पास चला जाएगा, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और फिर हमसे कोई नहीं लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। कहाँ तो हिंदू मुस्लिम मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये अपने खेत के लिए, ये खलिहानों के लिए लड़ते रहेंगे और हमसे कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो बेटा जो लॉर्ड कर्जन थे वो ये डिसाइड कर चुके थे, यहाँ कन्विंस्ड का मतलब है डिसाइड कर लेना, है ना। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, बिलीव कर लिया था कि मैं टेरिटरीज़ के रीएडजस्टमेंट का बहाना बनाऊंगा। प्ली करने का मतलब होता है बहाना बनाना, कि मैं टेरिटरीज़ का पुनर्गठन कर रहा हूँ, मैं बाउंड्रीज़ को वापस से बना रहा हूँ, ये बहाना बना देता हूँ। पर उसका जो एक्चुअल एम था वो था कि जो नेशनलिस्ट थे उनकी आवाज़ को थ्रॉटल करना, दबाना, सप्रेस करना। बंगाल से नेशनलिस्ट एक्टिविटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि वो बंगाल की टेरिटरीज़ को रीएडजस्ट करेगा, है ना, हिंदू मुस्लिम को लड़वा देगा। ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था, है ना। इससे वो हर्ट करना चाहता था कौन? लॉर्ड कर्जन। किसको? बंगाली स्पीकिंग मिडिल क्लास को, जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी। जो पीछे आइडिया लॉर्ड कर्जन सोच के बैठा था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और रूल मैं करूं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के दिमाग में बैक एंड पे चल रही है। उसे बंगाली स्पीकिंग मिडिल क्लास को पूरी तरह सप्रेस करना है, क्योंकि बंगाल में हो रही मेजर नेशनल मूवमेंट को लीड कौन ही कर रहे थे? बंगाली स्पीकिंग मिडिल क्लास लोग। तो जुलाई 20, 1905 को 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया कि भाई बंगाल जो प्रोविंस है इसे हम 2 प्रोविंसेस में डिवाइड करेंगे। फाइनली जुलाई 20, 1905 को डिक्लेयर कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि जो प्रोविंस है बंगाल का, बंगाल प्रोविंस जो है उसे हम 2 प्रोविंसेस में डिवाइड करेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे 2 प्रोविंसेस को। तो जो पहला प्रोविंस बनेगा उसका नाम होगा बंगाल और दूसरा ईस्टर्न बंगाल एंड असम। तो बेटा जो बंगाल बना उसमें आए बंगाल प्रॉपर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। बंगाल प्रॉपर किस एरिया को बोल रहे हैं बेटा? वो बंगाल जहाँ पर बेसिकली बंगाली स्पीकर रहते थे। तो बंगाल प्रॉपर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट किसके पास है? बंगाल के पास है। इसी के साथ साथ बिहार, उड़ीसा भी बंगाल का पार्ट बने। इसकी पॉपुलेशन उस टाइम में थी 54 मिलियन और इसका कैपिटल किसको बनाया गया? कलकत्ता को। ठीक है, तो बंगाल में क्या क्या आया? बंगाल प्रॉपर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आए, बिहार आया, उड़ीसा आया, पॉपुलेशन 54 मिलियन और कलकत्ता को क्या बनाया गया? इसका कैपिटल। दूसरा जो प्रोविंस बना वो था ईस्टर्न बंगाल एंड असम। इसके अंदर आया ढाका,
राजशाही, चिट्टगोंग डिविजन्स, मालदा के कुछ डिस्ट्रिक्ट, हिल टिपेरा आज का त्रिपुरा, प्रोविंस ऑफ असम, और जो बंगाल प्रॉपर था उसके ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आए। बंगाल प्रॉपर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गए बंगाल के साथ, और बंगाल प्रॉपर के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गए ईस्टर्न बंगाल के साथ, ठीक है। और असम, ढाका को कैपिटल बनाया गया, किसका? ईस्टर्न बंगाल एंड असम का, ठीक है। जो स्कीम थी पार्टीशन की उसे इम्प्लीमेंट करवाना था इन लोगों को कब? 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये जो स्कीम बनी थी पार्टीशन की वो कब लागू होगी, कब से इम्प्लीमेंट होगी? 16 अक्टूबर 1905। मोटिव्स बिहाइंड द पार्टीशन, बेटा ये जो डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके पीछे मोटिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे? तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो बता रहे थे, उनके अनुसार वो कह रहे थे कि जो पार्टीशन है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पार्टीशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, ऐसा कौन बोल रहे थे? ब्रिटिश रूलर। बट बाय दिस पार्टीशन, इस पार्टीशन से जो लॉर्ड कर्जोन थे वो बंगाली स्पीकिंग मिडिल क्लास को हर्ट करना चाहते थे, जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी। इसके अलावा दूसरे रीजंस भी थे, ठीक है। तो पहला मोटिव तो आप यही लिखेंगे कि भाई बेसिकली बंगाली स्पीकिंग मिडिल क्लास जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रही है उन्हें हर्ट करने के लिए, उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए डिवीज़न किया जा रहा है। पर हमें समझाने के लिए जो ब्रिटिश रूलर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो ये है कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है। तो बेटा जो लॉर्ड कर्जन थे उनका ये मानना था कि बंगाल सबसे बड़ा खतरा है पूरे ब्रिटिश इंडिया एम्पायर में। बहुत सारे एरियाज पे हमने कंट्रोल कर लिया है, लॉर्ड कर्जन का ऐसा मानना था, पर इन सब एरियाज में सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंज दे रहा है ना, वो कौन ही है? बंगाल है। तो इन द आई ऑफ लॉर्ड कर्जन बंगाल वॉज द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट इन द एंटायर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। मतलब इतना तो नेशनल मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े नेशनल लीडर कहीं से नहीं निकल रहे जितने बंगाल से निकल रहे। तो जो लॉर्ड कर्जन थे वो चाहते थे कि वो पूरी तरीके से क्रश कर दे कांग्रेस को, और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि नेशनलिस्ट सॉलिडारिटी को ही ख़त्म कर देते हैं ना बंगाल को, क्योंकि अगर बंगाल यूनाइटेड रहा तो पावर है, पर अगर बंगाल को डिवाइड कर दिया तो बहुत सारा कुछ हमें मिल जाएगा, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तो लाइन समझ में आई बेटा? बंगाल अगर यूनाइटेड रहा तो इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है हमें ब्रिटेन वापस भेज दें, हमें यहाँ से निकाल दें। अगर बंगाल डिवाइड हो गया तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है, और इसे वीक करना ही मेरा उद्देश्य है, ऐसा कौन सोच रहे हैं? लॉर्ड कर्जन। तो बेटा एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि स्प्लिट अप करना है, तोड़ना है, ठीक है, वीक करना है उन लोगों को जो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ हैं। ब्रिटिश रूल के जितने भी अपोनेंट हैं उनकी जो बॉडी है उसे वीक करना है, मतलब जो ग्रुप है ओपोनेंट्स का जो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं उन्हें तोड़ कर कमज़ोर कर देना है, ठीक है। ओपोनेंट्स को वीक कर देना, यहाँ पर ओपोनेंट्स कौन है? इंडियंस। और यही तो बिल्कुल अटल सत्य था और इस स्कीम का एक मेरिट भी था कि इंडियंस को वीक कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ब्रिटिश रूल के लिए, तो वो वहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते थे, और बंगाल को डिवाइड करने के पीछे उनका एक ही रूल था कि आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दो, क्योंकि अगर ये यूनाइटेड रहे तो पावर है और डिवाइडेड रहे तो इतने वीक हो जाएंगे कि आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमारे सामने कोई मुँह भी नहीं खोलेगा। ये टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट इस तरीके से किया जाना था कि बंगाली सफ़र करें फिज़िकली भी और मेंटली भी, ठीक है। बंगालीज़ को फिज़िकल मेंटल सफ़र कराने के लिए, टेंशन देने के लिए टेरिटरी का रीअरेंजमेंट इस हद तक सोच समझ के किया गया कि भाई तुम परेशान रहो,
जो इम्पोर्टेंस था कलकत्ता का उसे भी कम करना था। मतलब सोच समझ के इस तरीके से डिवीज़न किया गया कि फिज़िकल और मेंटल टेंशन हो बंगालीज़ में, कलकत्ता की इम्पोर्टेंस को कम करना था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के ओपिनियन में कलकत्ता नर्व सेंटर था एंटी ब्रिटिश इंडियन नेशनलिज्म का। ये जो एंटी ब्रिटिश नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, इसका नर्व सेंटर हुआ करता था कलकत्ता। तो कलकत्ता की इम्पोर्टेंस को ही कम कर देना है, ऐसा मानना था किसका, लॉर्ड कर्जन का। कलकत्तन इंटेलेक्चुअल्स, बहुत इंटेलिजेंट लोग निकल रहे थे कलकत्ता से, ठीक है, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट ऑर्गेनाइज की पूरे इंडिया में। चीज़ हैं वो अपने आप को मानते हैं कि भाई हम एक महान राष्ट्र, महान राज्य हैं। क्यों ना माने, वो इसलिए मानते थे, क्यों माने अब ये सुन लो, क्योंकि उनके पास वर्नाकुलर लिटरेचर बहुत था, बहुत समृद्ध लिटरेचर था उनका, बंगाली भाषा में लिखा हुआ साहित्य बहुत समृद्ध था। तो उस लिटरेचर के बेसिस पे ये लोग मानते थे अपने आप को कि हम तो एक महान राष्ट्र हैं, महान राज्य हैं। बंगालीज को बहुत प्राउड फीलिंग थी अपने लिटरेचर के ऊपर, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के ऊपर भी बहुत प्राउड था। एंड फॉर द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इन मिडिल क्लास बंगालीज, जो मिडिल क्लास बंगाली थे उनके अंदर पॉलिटिकल रेडिकलिज्म बहुत था। एक अलग सी राजनीतिक सोच उनके अंदर डेवलप हुई थी कि आज़ादी को छीन के लेना है, आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलेगी। तो इन्हें जितना प्राउड अपने वर्नाकुलर लिटरेचर पे था, अपने बंगाली साहित्य पे था, उतना ही प्राउड इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पे था, अपने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म पे भी था। जो मिडिल क्लास बंगालीज थे वो अब आज़ादी को छीन के लेने की बात करते थे। वंस बंगाल इज़ डिवाइडेड, एक बार बंगाल डिवाइड हो जाएगा ना, तो जो बंगाली नेशनलिज्म है उसे भी मॉर्टल ब्लो मिलेगा। धीरे धीरे करके उनका ध्यान अंग्रेज़ों से लड़ने से हट जाएगा और अपनी छोटी छोटी नीड्स, मेरा खेत मेरा खला, उस पर लग जाएगा और पूरा के पूरा नेशनल मूवमेंट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल ये पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट इस तरीके से किया गया कि फिज़िकल मेंटल दोनों तरीके से आप सफ़र करें। कलकत्ता की इम्पोर्टेंस को कम किया गया क्योंकि कलकत्ता को नर्व सेंटर माना जाता था पूरे नेशनल मूवमेंट का। कलकत्ता का जो इंटेलिजेंसिया था, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने तो पूरे इंडिया में नेशनल मूवमेंट को लीड किया। बंगाली अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे कि भाई हमारा इतना बढ़िया लिटरेचर है, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, और जो मिडिल क्लास है बहुत ज़्यादा सजग हो गई है, आज़ादी को छीनने की बात कर रही है ना। तो एक बार लॉर्ड कर्जन का मानना था कि एक बार अगर मैंने इस बंगाल को डिवाइड कर दिया तो पूरा के पूरा नेशनल मूवमेंट धड़ाम से ख़त्म, मॉर्टल ब्लो मिलेगा उसको। मॉर्टल ब्लो बोले तो गजब का झटका, है ना, किसी चीज़ को ख़त्म करने वाला झटका। थर्ड पॉइंट, तो बेटा जो लॉर्ड कर्जन थे और उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने एक सुपर प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, वो सारी टेरिटरी को इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ मुस्लिम डोमिनेंट है, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसको अपन क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, असम के साथ, और एक नया प्रोविंस बना देते हैं। तो बेटा ये क्या सोच रहे थे कि जो नया प्रोविंस बनेगा उसमें क्या क्या होगा, असम होगा और बंगाल की वो सारी टेरिटरीज होंगी, वो सारे एरियाज होंगे जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। लॉर्ड कर्जन ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो नया प्रोविंस बनेगा जिसकी कैपिटल ढाका होगी, वो मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाएगा। मतलब उनको ऐसे लग रहा था, लॉर्ड कर्जन को लग रहा था कि बेटा ये जो नया प्रोविंस है ढाका जिसकी कैपिटल है, वुड इन्वेस्ट द मोहम्मदीन इन ईस्टर्न बंगाल विथ यूनिटी। इसका एक फ़ायदा मुझे ये भी मिलेगा कि ईस्ट बंगाल में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनमें यूनिटी बढ़ जाएगी। वो यूनिटी जो ये मुसलमान एंजॉय करते थे, जब मुसलमान वाइसरॉय होते थे, मुसलमान राजा होते थे अकबर के टाइम पे, है ना, शाहजहाँ के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, जैसे ये लोग अपने आप की यूनिटी को एंजॉय करते थे, इनका एक वर्चस्व था, ये उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होंगे और हमारे ये जो पार्टीशन के प्लान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना। लॉर्ड कर्जन, इनकी एक्सपेक्टेशंस तो कम ही नहीं हो रही थी भैया, एक के बाद ये एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ढाका जो नई कैपिटल बनेगी, है ना, ईस्टर्न बंगाल की, उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मिले, बहुत इम्पोर्टेंस मिले। तो लॉर्ड कर्जन एक्सपेक्ट कर रहे थे ढाका को एक स्पेशल कैरेक्टर मिले प्रोविंशियल कैपिटल का, जहाँ मुस्लिम के इंटरेस्ट को पूरी तरह सेफगार्ड किया जाए,
और मुस्लिम्स को ही डोमिनेंट मेजॉरिटी का रोल मिल जाए। इस तरीके से जो लॉर्ड कर्जन थे वो गेम खेल गए कि भाई मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सर्व कर देंगे तो मुस्लिम हमारे लिए लॉयल बन जाएंगे, साथ ही साथ हम एजुकेटेड मिडिल क्लास जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें क्रिपल कर देंगे मतलब एक तरीके से तोड़ देंगे, वो जो काम करना चाह रहे थे उस काम पे रोक लगा देंगे। तो एक साइड तो ये क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, ढाका को एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल बनाया जाए, उसका एक स्पेशल कैरेक्टर हो और सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट कौन ही बन जाए, मुस्लिम। तो भाई लॉर्ड कर्जन चाह रहे हैं कि ढाका को एक स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए, भाई ऐसी राजधानी बने जो दुनिया में कहीं है ही नहीं, ढाका का इम्पोर्टेंट रोल बन जाए, मुसलमानों के इंटरेस्ट को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया जाए और उससे भी आगे बढ़कर वो प्रोमिनेंट ग्रुप बन जाए। इस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने कैसा खेल खेला कि एजुकेटेड मिडिल क्लास जो नेशनलिस्ट थे बंगाल के, उनके गेम को ओवर कर दिया। ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट को स्वदेशी एंड बायकॉट। तो बेटा जो एक्चुअल पार्टीशन था वो इफेक्ट में मतलब वो लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। एक्चुअल पार्टीशन वॉज गिवन इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। किसको तोड़कर, बंगाल को तोड़कर और 41.2 मिलियन बंगाली स्पीकिंग पीपल को छिन्न भिन्न करके, तोड़कर, हटाकर, बांटकर। ठीक है, तो एक्चुअल पार्टीशन इफेक्ट में कब आया है, 16 अक्टूबर 1905 को। किसको तोड़कर, बंगाल को तोड़कर, बंगाली स्पीकर को तोड़कर। और बेटा जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था वो बंगाल में स्टार्ट हो जाता है मॉडरेट लाइन पे, कन्वेंशनल मॉडरेट लाइन, जैसे हम करते थे, सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो सब कुछ चालू हो गया। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है उसको बेटा 4 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज की हम बात करें, 16 अक्टूबर को हड़ताल रखी गई। जितने भी लोग थे हर सेक्शन के, है ना, सोसाइटी के हर सेक्शन के जो लोग थे वो बेयर फुटेड, नंगे पैर चलना चालू करते हैं और गंगा में जाके स्नान करते हैं, नहाते हैं। जो लोग होते हैं वो चलते हैं और फेमस सॉन्ग बंगलार माटी बंगलार जल, ये गाना गाते हुए चलते हैं। और इसे कंपोज किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसी ओकेशन के लिए किया था। फिर से ध्यान से सुनो, 16 अक्टूबर को हड़ताल वाला दिन मनाया गया। जितने भी सेक्शंस थे सोसाइटी के वो सब नंगे पैर चले, मतलब बेयर फुटेड, पैर में कोई चप्पल शूज़ वगैरह नहीं थे। इन्होंने गंगा नदी में नहाया और जो लोग थे ना बेटा, ये चलते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, बंगलार माटी बंगलार जल। इसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसी ओकेजन के लिए लिखा था। और इसी दिन लोगों ने रक्षाबंधन भी बनाया, धागे बांधे हिंदुओं ने मुस्लिम को, मुस्लिमों ने हिंदुओं को, एज अ मार्क ऑफ ब्रदरहुड। रक्षाबंधन जैसे हम बोलते हैं ना, भाई बहन का त्यौहार है, यहाँ पर हिंदुओं ने मुस्लिम को, मुस्लिम ने हिंदुओं को बांधा, है ना। तो अब तक क्या पढ़ा हमने, वो पैदल चल रहे हैं, गंगा में इन्होंने स्नान किया, अपना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग बनाया था उसे गाया, रक्षाबंधन मनाया। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, आरंधन। आरंधन बंगाली वर्ड है जिसका मतलब है खाना ना बनाना। उस दिन चूल्हा ना जलेगा, है ना, खाना नहीं बनेगा। रंधन का मतलब होता है बंगाली में खाना बनना, आरंधन मतलब खाना नहीं बनेगा, है ना। कीपिंग द हर्थ अनलिट मतलब चूल्हा जलेगा ही नहीं। और बेटा चूल्हा ना जलाना, खाना ना बनाना, आपका अपने हर्थ को अनलिट रखना, चूल्हा ना जलाना, इसे भी प्रोटेस्ट की मार्क की तरह ही देखा जाता था कि भाई ये भी प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। क्लियर है, आरंधन, खाना ना बनाना, चूल्हा ना जलाना, इसे भी प्रोटेस्ट की तरह ही देखा जाता था। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसे कलकत्ता टाउन हॉल में अरेंज किया गया, जहाँ पर स्पीकर एक के बाद एक एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग को कि भाई वो पार्टीशन से किस तरीके से उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, इंजर हुए हैं। बेटा जो मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि अबुल कासिम, दीन मोहम्मद, ये पता नहीं क्या है, लियाकत हुसैन, ये 3 नाम याद रखो आप। तो दादर बख्श हुआ करते थे पर वो भी चलो छोड़ो, क्या क्या याद रखोगे, अबुल कासिम, दीन मोहम्मद और लियाकत हुसैन, इन्होंने भी प्रोटेस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, तो मुस्लिम लीडर्स कौन कौन आए इस प्रोटेस्ट में, अबुल कासिम, दीन मोहम्मद, लियाकत हुसैन।
ठीक है, कौन थे? मुस्लिम लीडर्स थे। और बेटा इसी टाइम में जो आनंद मोहन बोस थे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा फेडरेशन हॉल का। ठीक है, और इस सेरेमनी में इस फाउंडेशन स्टोन का मतलब पता है ना, नींव का पत्थर रखना कि भाई हम फ्यूचर में यहाँ पर फेडरेशन हॉल बनाएंगे। इसी सेरेमनी में मतलब ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था फेडरेशन हॉल का, इस सेरेमनी में जो लोग आए थे उन्होंने कस्में खाई कि वो इस पार्टीशन को हर हाल में रोकेंगे। ठीक है, द जनरल बंगाली एडिटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिस जनरल को एडिट करते थे उन्होंने भी पब्लिश किया एक आर्टिकल, उसका कैप्शन था अ ग्रेव नेशनल डिजास्टर। भाई इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, एक गंभीर राष्ट्रीय आपदा। ठीक है, द जनरल बंगाली जनरल था जिसे एडिट करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने पब्लिश किया एक आर्टिकल जिसका कैप्शन दिया अ ग्रेव नेशनल डिजास्टर। भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी राष्ट्रीय आपदा कोई नहीं हो सकती। ये किसने लिखा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा। किस में लिखा? एक जनरल में जिसका नाम था बंगाली। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई बेटा बंगाल के डिफरेंट पार्ट में जो इस पार्टीशन को अपोज कर रही थी। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, जो बंगाल लैंड होल्डर्स थे, उनकी जो एसोसिएशन थी उन्होंने मेमोरियल सबमिट किए सरकार के इस मूवमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, अब हर व्यक्ति जाग रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन जाग रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई बंगाल के डिफरेंट पार्ट में इस पार्टीशन के अपोज में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन, इन्होंने मेमोरियल भी सबमिट किया कि भाई सरकार का ये मूव गलत है। ठीक है, बहुत जायंट रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, 7,000 लोगों ने सिग्नेचर किया जो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते थे, रिच थे, पुअर थे, मिडिल क्लास थे, डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, ईस्ट बंगाल के। और इसे सबमिट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। महमूद का मतलब होता है बहुत जायंट, है ना। इवन जो डुआर्स प्लांटर्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। डुआर्स प्लांटर्स बेटा जो टी प्लांटेशन में काम करते थे, टी गार्डन में काम करते थे, है ना, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। जो कलकत्ता हाई कोर्ट था वो भी अगेंस्ट में था पार्टीशन के। ठीक है, वो भी नहीं चाहता था पार्टीशन हो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कैरेक्टराइज किया इस पार्टीशन को? रेट्रोग्रेड एंड मिस्चीवियस स्टेप। हम आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, ये ऐसा स्टेप नहीं था। डेवलपमेंट को पीछे लेके आना, प्रगति को कम करना, पीछे की तरफ जाना, ये ऐसा स्टेप था। रेट्रोग्रेड एंड मिस्चीवियस स्टेप मतलब डेवलपमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला स्टेप था। जो इंग्लिश प्रेस थी इंडिया में, जैसे इंग्लिश मैन, स्टेट्समैन और पायोनियर, इन्होंने भी स्ट्रांगली कंडेम किया, बुराई किया किसका? पार्टीशन का, कि भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अब हम सेकेंड फेज को डिस्कस करेंगे, आत्मशक्ति और सेल्फ हेल्प। आत्मशक्ति और सेल्फ हेल्प मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सेकेंड फेज में हमने क्या देखा? आत्मशक्ति और सेल्फ हेल्प मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अश्विनी कुमार दत्त क्या कर रहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर और अश्विनी कुमार दत्त और दूसरे लीडर वो अपील कर रहे थे बंगाली नेशन से कि आप सब स्टार्ट करो आत्मशक्ति और सेल्फ हेल्प। रविन्द्रनाथ टैगोर अब कंट्रीमैन से, लोगों से ये पूछ रहे थे, लोगों से बोल रहे थे कि आपको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करना चाहिए। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो। जो अपील प्रार्थना जो करते थे ना ब्रिटिश अथॉरिटी से, ये सब छोड़ दो, कुछ काम धंधा करो, ये ब्रिटिश अथॉरिटी से अपील करना छोड़ दो, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे थे लोगों से, बंगालियों से। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो पोएट भी थे ना, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट दी कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो लेड डाउन अ प्रोग्राम, द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, उन्होंने प्रोग्राम बताया कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो वर्नाकुलर एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब या वर्नाकुलर एजुकेशन का मतलब है लोकल भाषा में दी गई शिक्षा, बंगाली भाषा में दी गई शिक्षा। सोशल रिफॉर्म, समाज में रिफॉर्म किए, विलेजेस को रीऑर्गेनाइज किया। एंड अदर्स इन हिज आर्टिकल स्वदेशी समाज। सतीश चंद्र मुखर्जी जो थे उन्होंने
फाउंडेशन रखा डॉन का, द डॉन सोसाइटी, ठीक है, जिससे नेशनल एजुकेशन के आइडिया को इफेक्ट में लाया जा सके। अश्विनी कुमार दत्ता ने ब्रज मोहन कॉलेज की स्थापना की। सर पीसी रॉय और नील रतन जी ने इंडिजिनस फैक्ट्रीज खोली और ट्रेडिंग सोसाइटीज़ बनाई, जिससे वो बंगाली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाए।